हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटिवेशन। अभिप्रेरणा टॉपिक है ना, थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम के लिए। उसमें अभिप्रेरणा टॉपिक के बारे में देखते हैं। अभिप्रेरणा से कैसे क्वेश्चन आएंगे वो बात करेंगे और डिटेल से देखेंगे, और क्वेश्चन के बाद अलग से वीडियो आ जाएगी। तो अभिप्रेरणा शब्द पहले मोटिवेशन शब्द से बना है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन इंग्लिश का रूपांतरण है। मोटिवेशन मोवेर यानी लैटिन भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है क्रियाकलाप में गति देना। किससे बना है ये क्वेश्चन बन सकता है। किस भाषा का मूववेयर मोटिवेशन किस भाषा के शब्द से बना है? लैटिन से। कौन से शब्द से बना है? मूववेयर। और इस मोटिवेशन की परिभाषा गुड ने दी। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। गुड को आप ऐसे याद करो, आरंभ करने, जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा। ये किसने कहा? गुड ने कहा है। आगे देखते हैं वुडवर्थ ने क्या कहा? निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा को निष्पत्ति कहते हैं। योग्यता प्लस अभिप्रेरणा निष्पत्ति। इसके अंदर ने कहा है अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। ये इंपॉर्टेंट प्रीवियस है, बार बार पूछी भी जाती है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अधिगम करने के लिए अभिप्रेरणा है सर्वोत्तम राजमार्ग है। राजमार्ग हाईवे की तरह काम करेगा। आगे देखते हैं अभिप्रेरणा की विशेषता क्या है। ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो। अभिप्रेरणा एक आंतरिक और काल्पनिक शक्ति है। एक आंतरिक शक्ति है और काल्पनिक शक्ति है, वास्तविक नहीं है। अभिप्रेरणा चयनात्मक, सेलेक्टिव और लक्ष्य निर्धारित, गोल निर्देशित, ओरिएंटेड होती है। अभिप्रेरणा उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहती है। आप जैसे कोई उद्देश्य प्राप्त हो जाता है, आपका थर्ड ग्रेड में लगना है, तो उद्देश्य प्राप्त होने के बाद अभिप्रेरणा समाप्त हो जाती है। उसके बाद समाप्त हो जाती है, प्राप्ति तक जारी रहती है। जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक जारी रहेगी। प्राप्त हो जाने के बाद शांत हो जाइए, समाप्त हो जाती है। आगे देखते हैं अभिप्रेरणा व्यक्ति की अप्रिय स्थिति की ओर ले जाती है। अप्रिय स्थिति की ओर ले जाती है व्यक्ति को अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा ज्ञानात्मक नहीं, भावात्मक जागृति है। कोई ज्ञान से नहीं, भावनात्मक जागृति है। भावनात्मक रूप से जागृत करती है। अभिप्रेरणा अनुमानित प्रेरणा है। जैसे अनुमानित प्रेरणा होती है, अनुमान से होती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। आपकी शारीरिक आवश्यकता, मानसिक आवश्यकता, मनोवैज्ञानिक आकांक्षाएं जो इच्छाएं, उनकी पूर्ति करती है अभिप्रेरणा। जो इच्छाएं होती हैं उनकी अभिप्रेरणा, जो आकांक्षाएं, इच्छाएं, उनको अनुमानित प्रेरणा होती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक आकांक्षाओं को पूर्ति करती है। अब प्रेरणा का जन्म आवश्यकता से होता है। आपको जो भी आवश्यकता होगी, जैसे आपको नौकरी की आवश्यकता है, तभी आप में अब प्रेरणा आई है। तो प्रेरणा की आवश्यकता से होता है, जन्म आवश्यकता से होता है। नीड पड़ेगी तभी आवश्यकता होगी, अभिप्रेरणा होगी। अभिप्रेरणा शीघ्र समस्या समाधान में सहायक है। आपको जैसे कोई समस्या है, उस समाधान में मोटिवेशन शीघ्र समस्या समाधान में सहायक है। अब प्रेरणा चक्कर में क्या होता है? एक तो आवश्यकता होगी तो अंतर्नोद आएगा, अंतर्नोद से अप्रेरित व्यवहार होगा, उद्दीपक से आवश्यकता पूरी हो जाएगी, तो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो आपको याद रखना, आवश्यकता से अंतर्नोद, अभिप्रेरित व्यवहार से उद्दीपक तक पहुंचा जाता है। हिलगार्ड ने कहा अभिप्रेरणा बराबर आवश्यकता, नीड प्लस अंतर्नोद, ड्राइव प्लस उद्दीपक, इंक्रेंटिव। आवश्यकता कमी अथवा अति के कारण उत्पन्न तनाव या बेचैनी की स्थिति, जो अभाव है, वंचना है, अलग है, ये जैविक अथवा सामाजिक भी हो सकती है। इसे आवश्यकता कहते हैं। किसी चीज़ की कमी, अति के कारण उत्पन्न तनाव या बेचैनी आवश्यकता होती है। आप एक बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा। अंतर्नोद आवश्यकता के कारण उत्पन्न तनाव, जैसे किसी चीज़ की आवश्यकता है, उसके कारण तनाव उत्पन्न होना अथवा बेचैनी की स्थिति को अंतर्नोद कहा जाता है। डेसियल के अनुसार अंतर्नोद आदि शक्ति का मूल है। आगे देखते हैं उद्दीपक वातावरण की वह वस्तु जिसे प्राप्त करने से आवश्यकता पूरी हो जाती है। जैसे आपको थर्ड ग्रेड लगने से आवश्यकता पूरी हो जाती, तो इसे अंतर्नोद शांत हो जाता है, इसे उद्दीपक कहते हैं। आगे देखते हैं अभिप्रेरकों का वर्गीकरण। एक तो आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। एक तो इंटरनल होता है, खुद के अंदर से, एक बाह्य किसी पुरस्कार, ऐसी बाह्य चीज को प्राप्त करने के लिए। आंतरिक का स्रोत आंतरिक तत्व होता है। बाह्य बाह्य का स्रोत बाह्य होता है। और बाह्य का स्रोत प्रत्यक्ष अवलोकनीय होता है। जैसे दिखता है आपको थर्ड ग्रेड लगना, ये बाह्य अवलोकनीय है, तो ये बाह्य मोटिवेशन है। आंतरिक में जब प्रत्यक्ष अवलोकनीय नहीं होता है, व्यक्ति कार्य केंद्रित होता है और कार्य लक्ष्य होता है। और बाह्य में व्यक्ति परिणाम केंद्रित होता है, रखती है, और परिणाम लक्ष्य है, यानी लक्ष्य केंद्रित भी मान सकते हो।
आंतरिक सतत समान स्तर से बना रहता है, जैसे कि आपको आंतरिक मोटिवेशन है, कहानियाँ पढ़ने में इच्छा रुचि है, तो वो सतत बना रहता है। और बाह्य में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी पढ़े ना पढ़े ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आंतरिक में प्रशंसा, प्रोत्साहन, पुनर्बलन, पुरस्कार का कोई महत्व नहीं है। आपको इच्छा करेगी वो करोगे, पुरस्कार से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन बाह्य में प्रशंसा, प्रोत्साहन, पुनर्बलन, पुरस्कार ये आदि इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी उपयोगी होते हैं। दूसरा वर्गीकरण है जैविक और मनोसामाजिक अपग्रेड। एक तो जैविक बायोलॉजिकल कौन से, एक मनोजन सामाजिक समाज में जीने के लिए कौन से हैं। जैविक का संबंध व्यक्ति की सहज जैविक आवश्यकताओं से है, जैसे भूख, प्यास, नींद, काम, विश्राम, मलमूत्र त्याग। तो इसमें काम को अर्ध अपग्रेड भी, मनोसामाजिक भी माना जाता है कभी कभी। तो यह भूख, प्यास, नींद, काम, विश्राम, मलमूत्र त्याग ये जन्मजात होते हैं, जीने के लिए अनिवार्य होते हैं। मनोसामाजिक में इनका संबंध व्यक्ति की मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक आवश्यकताओं से होता है, समाज में जीने के लिए उपयोगी है। इसमें उपलब्धि हो गई, संबंधन हो गए, शक्ति आदि, और ये अर्जित किए जाते हैं, जीने के लिए अनिवार्य नहीं होते हैं। अब जैविक अभिप्रेत ये सार्वभौमिक होते हैं, सभी में होते हैं, और वे देश काल की समरूप है। किसी भी देश में जाओगे तो ये सभी में समान मिलेंगे जैविक। और मनोसामाजिक ये सार्वकालिक नहीं होते हैं, देश काल में। जैसे इंडिया में अलग है तो अमेरिका में अलग होंगे, वैसे अलग अलग होती है, समरूपता नहीं होती, एक जैसे नहीं होते हैं। जैविक है वो एक प्रजाति के सभी प्राणियों में समान होते हैं, या लेकिन मनोसामाजिक सभी प्राणियों में समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं, अलग अलग की आवश्यकता होती है। मनोसामाजिक इसके अभाव में व्यक्ति मर भी सकता है, मनोसामाजिक में नहीं। जैविक में अभाव में व्यक्ति मर भी सकता है, लेकिन मनोसामाजिक का अभाव में समाज में जीना संभव नहीं होता है। समस्थिति से संबंधित है, और जैविक समस्थिति से संबंधित है। शुभ यानी बिगड़ा हुआ रूप आंतरिक संतुलन के प्रति क्रिया होती है जैविक में। और मनोसामाजिक में व्यक्ति अपने वातावरण के आस पड़ोस को से ग्रहण करता है, आस पड़ोस में क्या चल रहा है, समाज से क्या चल रहा है, उससे ग्रहण करता है मनोसामाजिक। काम अपग्रेड को आंशिक सामाजिक अपग्रेड भी कहते हैं, समाज के साथ एडजस्ट करने के लिए। प्रमुख मनोसामाजिक अपग्रेड, एक तो संबंधन है, संबंधन दूसरों के साथ निकटता, मित्रता, सामाजिक संपर्क की चाह, ये प्रारंभिक किशोरावस्था में सर्वाधिक होता है। संबंधन अभिप्रेरक मोटिव। शक्ति अभिप्रेरक पावर मोटिव, दूसरों के व्यवहार पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव उत्पन्न करने की प्रेरणा शक्ति है, तो सत्ता कहलाती है, शक्ति और सत्ता कहलाती है, पावर मोटिव। ये डेविड मैक्लेलैंड ने इसके 4 पक्ष बताए, आंतरिक स्तर, बाह्य स्तर, व्यक्तिगत स्तर और संस्थागत स्तर, 4 पक्ष होते हैं। उपलब्धि अपग्रेड, ये इंपॉर्टेंट है, अचीवमेंट मोटिव, जीवन में कठिन लक्ष्य को बनाकर उसे पूरा करने की प्रेरणा उपलब्धि अपग्रेड कहलाता है। जैसे आपको 3rd ग्रेड बनना, टीचर बनना। प्रगतिशील परिवार के बच्चों को ये सर्वाधिक होता है। सामाजिक विकास के प्रारंभिक वर्षों में ये जन्म लेता है, सामाजिक प्रारंभिक वर्षों में। आगे देखते हैं चिंता ह्रास, एंजाइटी रिड्यूस। इस प्रेरणा का उद्देश्य चिंता को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे ऐसे स्तर पर बनाए रखना जहां निष्पादन परिणाम सकारात्मक रूप से सहयोग हो, जिससे न कि खत्म करना, डिप्रेशन में ले जाना नहीं होता है। जिज्ञासा और अन्वेषण, क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन, नए अनुभव और नई सूचनाओं को ग्रहण करने की प्रेरणा जिज्ञासा कहलाती है। जैसे नई चीज़ों को जानने की जिज्ञासा होती, वैसे ही इसकी अभिव्यक्ति अन्वेषण है। अनुमोदन अभिप्रेरक, अप्रूवल मोटिव, दूसरों के धनात्मक मूल्यांकन प्राप्त करने की चाह अनुमोदन कहलाती है। दूसरों से पॉजिटिव मूल्यांकन, इवैल्यूएशन प्राप्त करने की चाह अनुमोदन कहलाती है। ये छोटे बच्चों में अनुमोदन का स्रोत माता पिता होते हैं, विद्यालय में अध्यापक, और किशोरावस्था में मित्र हो जाते हैं। आगे देखते हैं अप्रेरणा का सिद्धांत। वातावरणीय सिद्धांत व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने दिया। वातावरण में उपस्थित उत्तेजना व्यक्ति की अप्रेरणा का कारण बनती है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये सिगमंड फ्राइड ने दिया। व्यक्ति का अचेतन दमित इच्छाएं अप्रेरणा का कारण होती है। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड का दिया हुआ है। और मूल प्रवृत्ति सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया। व्यक्ति की प्रेरणा जन्मजात मूल प्रवृत्तियों से संचालित होती है। मैकडूगल ने इसके लिए 14 मूल प्रवृत्तियां संबंधित संवेगों की सूची भी तैयार की थी। शारीरिक क्रिया सिद्धांत मॉर्गन ने दिया। प्रेरणा का कारण कोई बाहरी तत्व न होकर केंद्रीय प्रेरक स्थिति होती है। आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत हॉर्लन ने दिया। व्यक्ति की जिज्ञासा और खोजी प्रवृत्ति उसकी प्रेरणा का कारण होती है। उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत मैक्लेलैंड ने दिया। यह व्यक्ति को ज्ञात होता है कि किस मानक को ध्यान में रखकर उसके कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा।
अंतर्निहित न्यूनता का सिद्धांत, ये हल ने दिया। व्यक्ति की अप्रेरणा के पीछे कारण आवश्यकता की पूर्ति और अंतर्निहित की शांति है। प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर बूम ने दिया। कार्य के बदलने मिलने वाले लाभ की आशा प्रेरणा के कारण होती है। जैसे आप थर्ड ग्रेड लगो तो इसके कारण के पीछे लाभ का कारण होता है, आशा प्रेरणा का कारण होती है। XY सिद्धांत मैकग्रेगर ने, संस्था ने अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए XY सिद्धांत अपना दिए। X बाहरी मोटिवेशन प्रेरणा जिसकी प्रवृत्ति नकारात्मक होती है, वहीं Y आंतरिक प्रेरणा सिद्धांत जिसकी प्रकृति सकारात्मक होती है। द्वितत्व सिद्धांत हर्जबर्ग ने दिया। इसके प्रेरणा का आरोग्य सिद्धांत भी कहते हैं। आरोग्य तत्व असंतुष्टि, आरोग्य तत्व आता असंतुष्टिदायक तत्वों को बढ़ाने से प्रेरणा बढ़ जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट आत्मसिद्धि स्वयं स्वार्थीकरण सिद्धांत इब्राहिम मैस्लो ने दिया। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। आवश्यकता की सोपान के दिए। इसके 4 चरण निम्न से उच्च की ओर। देखो जैविक सबसे निम्न है। जैविक आवश्यकता भूख प्यास नींद, भूख प्यास आदि। सुरक्षा की आवश्यकता दूसरे स्टेज में आती है। इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, जीवन सुरक्षा, जीवन बीमा आदि। प्रेम और आत्मीयता की स्तर की ये तीसरे स्टेज पे आती है। मित्र, समाज, परिवार, समुदाय आदि इसमें आते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेज समाज सम्मान की आवश्यकता। इसमें व्यक्ति को लगता है उसके विचार महत्वपूर्ण है और उनका हर हाल में सम्मान होना चाहिए। अंतिम और सबसे हाईएस्ट स्टेज आती है, ये अधिगम सोपान का उच्च स्तर है। ये जीवन के वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्ति से संबंधित है। ये लक्ष्य आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक किसी भी के रूप में हो सकते हैं। ये अधिगम शंकु है। इसमें नीचे से जैसे जाते हैं सबसे टॉप पे आत्मसिद्धि, आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये आदमी को, व्यक्ति को वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति से संबंधित हैं। या मात्र 1% लोग ही पहुंच पाते हैं। यह था आपको मोटिवेशन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साइकोलॉजी पूरी अपलोड की जाएगी एक एक टॉपिक के अनुसार, तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब।